नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। आज पहले आपको कट्टे वाला कलेश दिखाएंगे, जिसमें बड़ी चिंगारियां हैं। इसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। आमने सामने है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रियंका गांधी। मैदान है बिहार का। फिर बंगाल लेकर चलेंगे, जहां एसआईआर का डर चल रहा है। ये डर ज्यादातर मुस्लिम बाहुल इलाकों में है, जहां लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और बांग्लादेश वापसी वाली चिंता है। ये रिपोर्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि इस पर सियासी कलेश तय है। वैसे एक कलेश इस वक्त महाराष्ट्र में भी मचा है और इसके सूत्रधार हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। आरोप है कि पार्थ पवार ने 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में खरीद ली और स्टैंप ड्यूटी के लिए सिर्फ 500 रुपए चुकाए। आज सत्ता में हम उस शौक की भी बात करने वाले हैं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगा है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता भी फेल हो गई है। अब कैसे बारूदी वार्ता शुरू होने वाली है, इसके रुझान आने लगे हैं। एक वीडियो रील बाबा बागेश्वर की सनातन पदयात्रा पर है, जो आज हरियाणा के फरीदाबाद पहुंच गई है, लेकिन अब इसमें सितारों की एंट्री हो चुकी है। आज हिंदू राष्ट्र वाली इस यात्रा में रेसलर ग्रेट खली, क्रिकेटर शिखर धवन और उमेश यादव भी जुड़ गए। एक बड़ी खबर यह कि आज संसद के शीतकालीन सत्र का कैलेंडर आ गया है। इसकी शुरुआत 1 दिसंबर से होगी और यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान पूरे सत्र में 15 बैठकें होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्रिकेट फैंस के लिए एक शुभ समाचार है। भारत ने आज बिना खेले ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज में 2-1 से धो दिया है। हालांकि आज 5वां मैच बारिश की वजह से नहीं हो सका। इस सीरीज की जीत के साथ भारत का ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज ना हारने का रिकॉर्ड कायम है। सत्ता के मेन्यू में आज आपके लिए वैसे तो कई दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन शुरुआत एक ऐसी कुंजी से जिसमें कलेश की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब तक बिहार के सियासी महाभारत में आपने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के जुबानी तीरों वाली जंग देखी, लेकिन आज पीएम के हमलों का सामना करने के लिए राहुल की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी रण में आ गईं। एक एक प्रहार का जवाब दिया और इस टक्कर से बिहार में एक से एक कीवर्ड्स की आंधी आ गई। सबसे पहले इस शब्दकोश को देखिए, जिसमें कट्टे वाला कटाक्ष है, वोट चोर वाले आरोप हैं, स्टार्टअप, हैंड्स अप और रंगदारी वाले तंज हैं, तो स्तरहीन भाषा वाला जवाब है। आज पीएम मोदी ने विपक्ष को 65 वोल्ट का करंट लगने की बात कही, तो बदले में प्रियंका गांधी ने अहंकार वाले कीवर्ड्स चलाए। इसके अलावा आज इस जंग में अहंकार, विश्वासघात और नामदार जैसे शब्दों की भी एंट्री हुई। आज पीएम मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो प्रियंका गांधी ने करीब 400 किलोमीटर दूर कटिहार से मोर्चा संभाला। इस दौरान दोनों के बीच जो कीवर्ड्स प्रयोग हुए, जरा उनकी तीव्रता को नोट कीजिएगा। सत्ता के मीटर में सबसे ज्यादा तीव्रता कट्टा शब्द की नोट हुई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और अब इसी पर बिहार में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कट्टा कलेश शुरू हो चुका है। इसके प्रायोजक प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। आज बिहार में रैली के दौरान उन्होंने आरजेडी के जंगल राज पर नए नए तीर चलाए। साथ ही दुनाली और अपहरण जैसे शब्दों का जिक्र करके आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन की क्लास भी लगाई। लेकिन प्रियंका गांधी ने सधे हुए अंदाज में इसका जवाब दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को लेकर हैरानी भी जताई। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के कट्टा कलेश का राउंड 1 देखिए, क्योंकि ये शब्द इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए महागठबंधन के नेताओं की पूरी फौज मैदान में आ गई है। यहाँ फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना, मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा
और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं, आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए, कहीं से लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी की सुई अटक गई है। उनको लगता है कि बिहार में सिर्फ कट्टा चलता है। गुजरात जाते हैं तो सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं और बिहार में आकर के कट्टे की बात करते हैं। ये बिहारियों के प्रति उनकी मानसिकता को दिखाता है। कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। आप एक गाने का जिक्र करते हो रैंडम, मैं गिनवा दूं आपकी तरफ से क्या गाना? ये है बिहार के मुद्दे। कट्टा तो स्वाभाविक रूप से प्रचारित कर रहा है ये लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कौन सा गलत कहा? कट्टा राज नहीं, यहाँ बिहार में कानून का राज कायम रहेगा। अब हम आपको पीएम और प्रियंका के बीच सत्ता के चुनावी कलेश का राउंड 2 भी दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर नामदार और भ्रष्ट परिवार वाला कटाक्ष किया, तो जवाब में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी वाले जुबानी मिसाइल छोड़े, साथ ही चुनाव आयोग पर भी हमला बोल दिया। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, SS संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये आपके यहां से बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? आपको याद होगा, करीब 1 हफ्ते पहले बिहार के बेगूसराय से राहुल गांधी का एक दिलचस्प वीडियो आया था, जहां वो मुकेश सहनी के साथ एक बोट में थे। तब उन्होंने बोट से तालाब में छलांग लगाई थी और स्विमिंग करते हुए भी नजर आए थे। राजनीति के जानकारों ने इस वीडियो की अपने अपने ढंग से व्याख्या की थी। किसी ने कहा था कि ये वोट बैंक वाली डुबकी है, तो किसी ने इसे मछुआरों के साथ राहुल का सौहार्द बताया था। आज पीएम ने इस डुबकी की व्याख्या अपने अंदाज में की और कहा, कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा, कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज बिहार में एक और राजनीतिक जंग हुई है, जिसमें आमने सामने थे गृह मंत्री अमित शाह और उन्हें जवाब देने की तैयारी करके आए थे तेजस्वी यादव। आज अमित शाह ने कटिहार और पूर्णिया में रैली की। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो नोट कर लें, एनडीए सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगा। घुसपैठिया
सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। सारे घुसपैठियों के अवैध धंधे और अवैध अतिक्रमण बिहार में हम ढूंढ कर बंद कराने का काम इन एनडीए सरकार करेगी। बिहारी पीछे नहीं हटने वाला, बिहारी आगे ही रहेगा। बाहरी लोग ताकत लगा रहा है तो बिहारी झुके वाला है। डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा और सारा काम हम लोग करेंगे। एक मौका केवल दीजिए। 20 साल एनडीए पे मिला, हमको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी, उसको 20 महीने में करके दिखाएगा। चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां एसआईआर वाला डर वायरल है। पश्चिम बंगाल में अगले वर्ष चुनाव होना है, लेकिन एसआईआर वहां अभी से ही ट्रेंड हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बंगाल के कई मुस्लिम इलाकों में गई, वहां के लोगों से बात की, वहां के लोगों से एसआईआर पर सवाल किए। जो जवाब मिला उससे दहशत की मात्रा ज्यादा दिखाई देती है। आपको बताते हैं कि आजकल पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। एसआईआर का डर चल रहा है क्योंकि मुसलमान बहुत इलाकों में बड़ी दहशत में हैं। वोटर लिस्ट में कई लोगों के नाम नहीं हैं। एसआईआर के डर से रातों की नींद नहीं आती है। लोगों में डर है कि उन्हें बांग्लादेश भेजा जाएगा। नागरिकता का शुद्धिकरण हो रहा है। घर घर में टेंशन है। आप खुद देखिए कैसे टीवी 9 के कैमरे पर बंगाल के मुसलमान बहुल इलाकों में लोगों का डर डिकोड हो गया। इस वक्त मैं हूं कोलकाता पोर्ट के जो कॉलोनी है वहां पे आप देख सकते हैं। ये क्वार्टर आप एक बार दिखा देते हैं। देखिए क्वार्टर जो है बहुत पुराने हैं, बहुत ख़राब स्थिति में है, लेकिन ये सारे क्वार्टर, हर क्वार्टर में यहाँ पे लोग रहते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ज़्यादातर मुसलमान हैं और उनके साथ हम बात करेंगे कि एसआईआर जो यहाँ पे हो रही है पश्चिम बंगाल में, उनमें जो कहा जा रही है केंद्र सरकार के तरफ से एसआईआर लिस्ट में जिसका नाम नहीं रहेगा उसको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। डर लग रहा है कि बोले 2002 में जो जिसका वोट में मतलब नाम रहेगा उसी का मतलब वो लोग रहेंगे, बाकी लोग को कहाँ भगा दिया जाएगा, उन लोग को कहाँ कैंप में रखा जाएगा। इसीलिए इसी वजह से ज़्यादा डर। मेरा नाम सहनारा शेख कर दिया उसमें, अब आपका नाम है शेख डोमा, उसमें दे दिया सयादा शेख। तो वही बात तो हम लोग को घबराहट है, जो क्या करेंगे हम। एसआईआर से डर इसलिए हो रहा है कि जो बोला 2002 में मम्मी के पापा का है तो मम्मी पापा का है नाम मेरा, तो हम तो दे देंगे, जैसे कोई बात नहीं है। और कोई अगस्त 20 में रहेगा जिसका नाम नहीं है, उनको तो डर है ना। जैसे बांग्लादेशी लोग को भैया दे रहा है, कोई कैंप में रख रहा है, तो घबराहट ना होगा ना भाई। अपना घर दरवाजा छोड़ छाड़ के कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। मेरा सबका नाम है, पापा का भी, अम्मी का भी, हम लोग को भी 2002 का ही है। फिर भी डर है, यदि हम लोग का यदि बाल बच्चा का यदि हम लोग का वजह से कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा तो फिर मेरा बाल बच्चा कहाँ जाएगा। यहाँ का आदमी लोग का बोले इसमें तो नाम सिर्फ बांग्लादेशी का आ रहा है ना, इधर का आदमी लोग को भी बहुत सारा नाम काटा जा रहा है। तो वही डर हो रहा है जो किसी का नाम गलत रह रहा है तो वो लोग का नाम भी काट दिया जा रहा है। अगर मेरे पापा का नाम कट गया है तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि हम मेरे पापा का बेटा है। अच्छा। किस तरह से प्रूफ करेंगे, इसीलिए डर लग रहता है। जो बांग्लादेशी नहीं कहलाए, अगर नाम नहीं रहेगा तो हो सके बोल भी सके जो बांग्लादेशी है, यही चीज़ का हम लोग का थोड़ा डर है। और सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर की नई मुसीबत की, जिसमें बम, मिसाइल, टैंक और तोप वाले शोले हैं। युद्ध वाली चिंगारी है। पिछले कुछ घंटों से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बहुत बड़ी तैयारी है। तीसरे दौर की शांति वार्ता फेल होने के बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संघर्ष आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी भी वक्त ये तनाव युद्ध में तब्दील हो सकता है। आप 3 तस्वीरों और 3 अपडेट से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त के हालात को समझिए। ये भी समझिए कि कैसे पाकिस्तान की सत्ता को शौक लगा है, पाकिस्तान की सेना को शौक लगा है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में 2 दिनों तक शांति वार्ता हुई। दोनों तरफ से अधिकारी एक टेबल पर बातचीत के लिए बैठे। शांति पर चर्चा हुई, लेकिन इसका नतीजा शून्य निकला। इस नतीजे में युद्ध वाले रुझान हैं। शांति वार्ता के फेल होने के बाद इस्लामाबाद से काबुल तक युद्ध वाला भय है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज है।
शांति वार्ता फेल होने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये दोनों देश के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर था, जिसमें एक बिंदु पर भी समझौता नहीं हो पाया। इसका अंजाम क्या होगा, अंदाजा लगाना आसान है। पिछले कुछ घंटों से दोनों देशों में धमकी वाली बमबारी हो रही है। अफगानिस्तान की शक्ति और टीटीपी के तेवर देखकर पाकिस्तान परेशान है। तालिबान की ओर से कहा गया है कि मुनीर धैर्य की परीक्षा न लें। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हमले बंद करे। तालिबान ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने युद्ध थोपने की गलती की तो अंजाम भुगतना होगा। युद्ध के डर से तिलमिलाए पाकिस्तान का कहना है कि अफगानिस्तान अब पुलिस चौकियों और आर्मी पोस्ट पर हमले की गलती ना करे। तालिबान का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो तबाही तय है। पाकिस्तान भी कह रहा है कि अफगानिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा तो भीषण जंग होगी। तालिबान का दावा है कि युद्ध हुआ तो अफगानिस्तान मजबूती से लड़ेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी धमकी वाले अंदाज में यह कहा है कि सैन्य टकराव ही एकमात्र विकल्प है। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान के बच्चे बुजुर्ग हथियार उठाएंगे। वहीं पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान में आतंकियों को पनाह दी गई तो बम बरसेंगे। वैसे भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पिछले एक महीने से कई बार बम बरस चुके हैं, मिसाइलें चल चुकी हैं, टैंक और तोप के गोलों से तबाही आ चुकी है। ऐसा लगता है कि शांति वार्ता फेल होने के बाद अब फिर से हालात ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि ना पाकिस्तान रुकने को तैयार है और ना ही तालिबान झुकने को तैयार है। शांति वार्ता का फेल होना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि तुर्की और कतर के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि दोनों देशों ने संघर्ष पर पूर्ण विराम लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। TV9 के पास इस वार्ता के फेल होने की इनसाइड स्टोरी है। दावा है कि पाकिस्तान की वजह से इस्तांबुल वार्ता फेल हुई है। अफगानिस्तान के अधिकारियों का पाकिस्तान पर सहयोग न करने का आरोप है। ये कहा गया है कि पाकिस्तान शरणार्थी संकट को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। यहां तक कि ऐसे इलाकों में भी दहशत है जहां आम लोग रहते हैं, क्योंकि कई बार पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में बम और मिसाइल वर्षा कर चुका है। हालांकि इस बार तालिबान की तैयारी भी बहुत बड़ी है। आप सिर्फ 120 सेकंड में जानिए पाकिस्तान में तालिबान वाली चुनौती पर क्या चल रहा है, कैसे लाहौर से इस्लामाबाद तक शौक है। एक तरफ पाकिस्तान टीटीपी को आतंकी कहता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आतंकी वहां के नागरिक की तरह रह रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की ओर से उन्हें प्रमोट किया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। कई आतंकियों को दिया गया VIP ट्रीटमेंट भी दिखता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकी जिहाद वाली नफरती आग भड़काते हैं। आज हम एक नए आतंकी के नए नफरती विचार से पाकिस्तान की सत्ता को एक्सपोज करने वाले हैं। पूरी दुनिया को आज बताने वाले हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जिहाद को ही जिंदगी मानते हैं। ये जैश ए मोहम्मद के आतंकी की तस्वीर है। नाम है मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, जो जैश का मुखिया मसूद अजहर का करीबी है। सही समझे आप, वही मसूद अजहर जिसका लगभग पूरा खानदान ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हो चुका है। अब वो और उसके बचे खुचे करीबी जिहादी को जिंदगी बताकर जहर फैलाते हैं। जिहाद को लेकर जैश कमांडर अब्दुल रऊफ असगर का ऑडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो पाकिस्तान के बहावलपुर का है, जहां एक जलसे में उनसे कहा कि जिहाद ही जिंदगी है, जिहाद से रोजगार मिलता है, इज्जत मिलती है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन समेत कई संगठनों के आतंकी खुलेआम घूमते हैं, बयान देते हैं, जिहाद के जरिए जहर फैलाते हैं। वहां की सत्ता, वहां की सेना, वहां की पुलिस कुछ नहीं करती। यहां तक कि पाकिस्तान में जिहादी भाषण और जलसों के जरिए आतंकियों की भर्ती की जाती है। जहां एक तरफ मसूद अजहर के करीबी जिहाद की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मसूद की बहन अब महिला ब्रिगेड बनाने की कमान संभाल चुकी है। मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर महिला ब्रिगेड बनाने की तैयारी कर रही है। ये कदम जैश के आतंकी नेटवर्क को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार अब ये आतंकी संगठन अपनी महिला विंग के लिए 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे कराची में एक खास ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस कैंप में गरीब और युवा महिलाओं को कट्टरपंथी विचारधारा के जरिए ब्रेन वॉश किया जाएगा। साथ ही उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की साजिश भी की जा रही है।
सत्ता में आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी लैंड डील की बात करते हैं जिसने महाराष्ट्र की सियासत में गर्मी बढ़ा दी है। इसको लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है क्योंकि लैंड डील वाले इस विवाद के केंद्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके बेटे पार्थ पवार हैं। आरोप है कि अजित पवार के बेटे पार्थ पवार ने 1800 करोड़ की जमीन सिर्फ 300 करोड़ में खरीद ली, वो भी ऐसी सरकारी जमीन जिसे बेचने के लिए सरकारी अनुमति जरूरी है। लेकिन आरोप है कि पुणे में जिस जमीन का सौदा हुआ उसके लिए सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। विपक्ष इस लैंड डील में करोड़ों के गोलमाल का आरोप लगा रहा है। डिप्टी सीएम अजित पवार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुंबई से दिल्ली तक इसकी चर्चा है। इसीलिए आज इस लैंड डील की एक एक जानकारी देने के लिए हमने एक खास कुंजी तैयार की है। जिस जमीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं वो अमाडिया एंटरप्राइजेज नाम की एक कंपनी ने खरीदी। इस कंपनी ने पुणे के मुंदवा में ये 40 एकड़ जमीन खरीदी। जमीन खरीदने की ये डील 300 करोड़ रुपए में हुई थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस जमीन की वास्तविक कीमत 1800 करोड़ रुपए है। आरोप यह भी है कि करोड़ों रुपए की इस लैंड डील के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 500 रुपए स्टैंप ड्यूटी चुकाई गई। नियमों के हिसाब से देखें तो करीब 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी बनती थी, जिसे माफ कर दिया गया। जिस अमाडिया एंटरप्राइजेज पर यह पूरा घालमेल करने का आरोप है, अजित पवार के बेटे पार्थ पवार उस कंपनी में हिस्सेदार है। हालांकि इस मामले में दर्ज एफआईआर में पार्थ पवार का नाम नहीं है। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो लैंड डील का रजिस्ट्रेशन कराने नहीं गए थे। अजित पवार के बेटे पार्थ पटेल की कंपनी के दूसरे हिस्सेदार दिग्विजय पाटिल का नाम एफआईआर में है। इसके अलावा जमीन बेचने का सौदा करने वाली शीतल तेजवानी के नाम भी एफआईआर दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि शीतल तेजवानी ने ही इस जमीन को बेचने की डील की थी। यहां चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जमीन को पार्थ पवार की कंपनी ने खरीदा वो महार वतन की जमीन है। महार वतन वाली जमीन वो होती है जिनका मालिकाना हक तो सरकार के पास होता है, लेकिन वो दलित महार परिवारों को सिर्फ इस्तेमाल के लिए दी जाती है। इस जमीन को बिना अनुमति ना कोई खरीद सकता है और ना ही बेच सकता है। अजित पवार के बेटे पर जिस जमीन को खरीदने का आरोप है वो भी ऐसी ही आरक्षित जमीन थी। बताया जा रहा है कि करीब 272 लोगों ने आरोपी शीतल तेजवानी को इस जमीन के लिए पावर ऑफ अटर्नी दी। पावर ऑफ अटर्नी मिलने के बाद तेजवानी ने सरकारी अधिकारियों से संपर्क किया। आरोप यह है कि तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने अवैध आदेश जारी किए और सरकारी भूमि को निजी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद शीतल तेजवानी ने पार्थ पवार की कंपनी से जमीन खरीदने के लिए संपर्क किया। पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर ही शीतल तेजवानी ने जमीन पार्थ पवार की कंपनी को बेच दी। इस सरकारी भूमि को बेचने के लिए किसी तरह की एनओसी नहीं ली गई। इतने गंभीर आरोप सामने आने के बाद विपक्ष ने अजित पवार के इस्तीफे की मांग की। सियासी कलेश बढ़ता देख सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। मामले में 2 रेवेन्यू अधिकारी निलंबित कर दिए गए। विवाद बढ़ने के बाद इस लैंड डील को भी रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई। जांच का जिम्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे को दिया गया, जो सभी अनियमितताओं की जांच करेंगे और 1 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट भी देंगे। जांच और कार्रवाई की बात कहकर लैंड डील पर उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीएम फडणवीस से मुलाकात भी की। लैंड डील को लेकर शरद पवार परिवार की तरफ से भी सवाल पूछे गए। सुप्रिया सुले ने कहा कि आखिर सरकारी जमीन को कैसे बेच दिया गया, इसकी जांच हो। अजित पवार ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें इस डील की कोई जानकारी नहीं थी, ना ही सरकारी जमीन होने की जानकारी थी। जैसे ही जानकारी मिली मैंने खुद जांच की मांग की। वैसे दिल्ली तक सियासी हवा गर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे वोट चोरी से बनी सरकार की जमीन चोरी बता चुके हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ये कह रहे हैं कि दोषियों पर एक्शन जरूर होगा। महाराष्ट्र में इसको लेकर किसी तरह का सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है। इसी रील में आप भी देखिए। सरकार का कह रही है या सरकार की जमीन है। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया तो जमीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता।
तो मुझे आप पूछे तो समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। आढावा बैठका वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या चालू आहे। उद्या शेवटचा दिवस आहे। आज सकाळी मी इथं 9 वाजता चालवलो आहे। 9 वाजल्यापासून आतापर्यंत आजचे जे काही बहुत गंभीर आरोप हैं और भ्रष्टाचार की इंतहा है। मुझे लगता है कि इसकी जांच, गंभीर जांच भी होनी चाहिए और मामले की तह तक हम सबको जाना चाहिए। जी काही माझ्याकडे माहिती आहे त्यानुसार हा जो काही करार त्यांनी केला होता त्या करारामध्ये पैशाचं एक्सचेंज हे बाकी होतं, पण रजिस्ट्री पूर्ण झाली होती। त्यांनी दोन्ही पक्षांनी ही रजिस्ट्री रद्द करावी अशा प्रकारचा अर्ज केलेला आहे। त्यामुळे त्या संदर्भातली नोटीस त्यांना इश्यू झालेली आहे। त्यामुळे पुढची कारवाई जी काय ती होईल। पण हे जरी झालं तरी देखील जी काही क्रिमिनल केस दाखल झालेली आहे ती यांनी संपणार नाही। त्या संदर्भातल्या ज्या काही अनियमितता आहेत त्याला जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर पुढची कारवाई होईल। जनता की मालमत्ता, जनता का पैसा, इसके ऊपर ये आक्रमण कर रहे हैं। और अभी ये क्यों हो चुका, इसका कारण है कि सत्ता में अजित पवार बैठे हुए हैं, उप मुख्यमंत्री पद पर हैं। अपने पद का दुरुपयोग कर कर ये जमीन हथियाने की कोशिश हो रही थी। मुख्यमंत्री जी ने जांच समिति बैठाई है और 1 महीने में उसका रिपोर्ट आएगा। जो भी है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष की मांग यह है कि इसमें ईडी और इन्फोर्समेंट एजेंसियां जांच करें, रिटायर्ड जज इस मामले की जांच करे कि आखिर 1800 करोड़ रुपए की जमीन 300 करोड़ रुपए में कैसे सौदे के लिए तैयार कर ली गई, कैसे अधिकारियों ने इसमें अपने हस्ताक्षर किए और 21 करोड़ रुपए जो स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा लगता है वो कैसे सिर्फ 500 रुपए के रजिस्टर्ड पेपर पर कर दिया गया। इतना बड़ा घोटाला जमीन का आखिर क्यों सरकार की नजर में नहीं आया। इस पूरे कलेश के बाद लैंड डील रद्द हो चुकी है, लेकिन खास बात यह है कि पार्थ पवार की कंपनी को अब इसके लिए दोगुनी स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। कहा जा रहा है कि लैंड डील के रजिस्ट्रेशन के वक्त पार्थ पवार की कंपनी की तरफ से कहा गया कि इस जमीन पर डेटा सेंटर बनेगा, जिस आधार पर स्टैंप ड्यूटी माफ की गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी बनती। अब क्योंकि डील रद्द करने का आवेदन किया गया है, ऐसे में डील रद्द कराने की स्टैंप ड्यूटी भी चुकानी होगी, यानी अब करीब 42 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। वैसे लैंड डील वाली इस सियासी फाइट में एक खास बात और है, वो ये कि अजित पवार को सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि सहयोगियों के सवालों का भी सामना करना पड़ रहा है। अजित पवार ने कहा था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने काम खुद करते हैं। इस पर बीजेपी नेता नारायण राणे ने कटाक्ष किया, कहा बच्चे बड़े हो सकते हैं लेकिन उन्हें आज्ञाकारी होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने कहा कि अगर अजित पवार ने लैंड डील का पता लगते ही तुरंत कार्रवाई की होती तो शायद इतना बवाल नहीं होता। बता दें कि विखे पाटिल और पवार परिवार पश्चिमी महाराष्ट्र में दशकों से राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं। सत्ता में अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता यात्रा की, जिसमें आज बड़े बड़े नेता, कई बड़े सितारे भी शामिल हुए। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, क्रिकेटर उमेश यादव और रेसलर ग्रेट खली भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि आज बाबा बागेश्वर की यात्रा का दूसरा दिन है। हरियाणा के फरीदाबाद में ये पदयात्रा पहुंची। बागेश्वर जी की जो सोच है जाति पाति ऊंच नीच को हटाना मिटाना इधर से हमारे देश और हिंदुत्व का और बढ़ाना है, तो बहुत खुशी है। एकता में बहुत ताकत है और यही है कि हम सारे हिंदू जो है, हिंदू लोग हैं सारे, वो इकट्ठे हुए और खूब और स्ट्रॉन्ग बने और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बने। लोगों को हमारे धर्म और भगवान के बारे में पता होना चाहिए कि, और ये जो रैली है किसी उद्देश्य से है जो कि हमारे सारे हिंदू सनातनी भाइयों उनके एकजुट करने के लिए है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव महाराज ने लिया है और हमें